Hello students, I am Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College सेंधवा। आज मैं वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन की यूनिट की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से इसे समझें, पढ़ें और अपने नोट्स तैयार करते जाएं। लास्ट लेक्चर में पहले हमने कहाँ तक देख लिया था वो थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले पार्ट 1 में मैंने आपको वैल्यूएशन की डेफिनेशन समझाई थी, सिंपल परिभाषा। फिर उसके पर्पस क्या है, वैल्यूएशन करना क्यों आवश्यक है वो मैंने आपको समझाया था। फिर कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू, इन तीनों में अंतर बताया था आपको। और लास्ट टॉपिक था हमारा लास्ट लेक्चर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, जिसमें आपने मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू को समझा था। अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आज के लेक्चर से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे आज के लेक्चर के। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, इसमें 3 डेफिनेशन लिखी है। डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेसेंस और सिंकिंग फंड, इसको परिभाषित करना आ जाएगा आपको आज ये लेक्चर अच्छे से देख के समझ के। दूसरा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। सिर्फ नाम लिखे हैं, आज अपने को सिर्फ नाम देखना है, फिर इसकी डिटेलिंग जो होगी वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ में। चलिए, तो सबसे पहली अपनी डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोला जाता है मूल्यह्रास। मैंने लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान से देखें आप येलो पेन को, मूल्यह्रास। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, फिर आपको इसको अच्छे से हिंदी में समझा दूंगा कि आप अपने नोट्स भी तैयार करते जाएं। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब होता है क्षय होना, खत्म होना। इज द ग्रेजुअल एग्जॉशन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का धीरे धीरे क्षय होना। ग्रेजुअल एग्जॉशन मतलब है क्षय होना, खत्म होना, उसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है, उसे ही मूल्यह्रास कहा जाता है। दिस मे बी डिफाइंड एज द डिक्रीज और लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन, लाइफ वियर एंड टीयर, डिके एंड ऑब्सोलेसेंस। डेप्रिसिएशन को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का, उसके मूल्य का लॉस होता है, कमी आती है विभिन्न कारणों के कारण। वो कारण कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब होने लग गया, प्लास्टर उखड़ने लग गया, पुट्टी कहीं कराई थी तो वो थोड़ी सी बाहर निकलने लग गई। तो ऐसे कर करके बहुत सारे तरीके के क्षय होना चालू हो जाता है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल डिटीरियोरेशन। वियर एंड टीयर, कुछ टूट फूट हो गई, कहीं से कुछ टूट गया, कहीं से कुछ टूट गया। डिके एंड ऑब्सोलेसेंस, डिके और ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुराना पड़ जाना, समय के साथ में कोई चीज़ प्रचलन से हट जाना, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। आगे अपनी डेफिनेशन भी है इसकी, ऑब्सोलेसेंस की ही देखते हैं अपन। ये है अगली डेफिनेशन अपने को सीखनी है आज, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस मे बी डिफाइंड एज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन फैशंस, इन डिज़ाइंस, इन स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। ऑब्सोलेसेंस और डेप्रिसिएशन को ध्यान से समझें, डिफरेंस समझें। डेप्रिसिएशन में क्या बोला है मैंने? ग्रेजुअल एग्जॉशन है किसी प्रॉपर्टी की यूजफुलनेस का, उसके कारण भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आती है। ऑब्सोलेसेंस एक तरीका है जिसके कारण किसी भी प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन होता है। और ऑब्सोलेसेंस खुद भी क्या है? एक कारण है जिसके कारण किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आती है। लेकिन वो चेंजेस कौन कौन से होते हैं भाई? वो चीज़ अब फैशन में ही नहीं है। आजकल आप ज़्यादातर घरों में देखेंगे तो आजकल कोई भी सिंपल प्लास्टर वाला घर पसंद ही नहीं करता है, सबको पुट्टी चाहिए, उस पुट्टी पे भी आजकल प्लास्टिक पेंट चाहिए। तो जो नॉर्मल घर है आजकल, जिसमें प्लास्टर किया जाता है, होता था वो सिंपल प्लास्टर और फिर वाइट सीमेंट करके पुताई कर देते थे, वो घर, वैसे घर आजकल प्रचलन में ही नहीं है, फैशन में ही नहीं है। आजकल हर किसी को, छोटे से छोटा भी ठेकेदार हुआ, कोई आदमी हुआ, तो वो क्या चाहेगा? नहीं यार, मेरा घर कैसा हो, बढ़िया पुट्टी वाला हो, उस पर मैं प्लास्टिक पेंट करूँगा, दिखे अच्छा। तो आजकल वो चीज़ प्रचलन से ही ख़त्म हो गई है। एक उदाहरण हो गया वो।
उसकी डिज़ाइन, पहले डिज़ाइन कुछ और तरीके की होती थी, पेपर पे डिज़ाइन होती थी। आजकल बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर आ गए, तो उस तरह से डिज़ाइन निकल के आती है। तो ये भी एक प्रचलन में चेंज आया। स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं वो आप, उसके कारण चेंज आया। तो ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या? फैशन में चेंज हो जाना, डिज़ाइन में चेंज हो जाना, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, उसके कारण किसी भी प्रॉपर्टी में जो मूल्य में कमी आई है उसको बोला जाता है ऑब्सोलेसेंस। और डेप्रिसिएशन क्या था? डेप्रिसिएशन एक धीरे धीरे करके किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का, यूज़फुलनेस का क्षय होने को डेप्रिसिएशन कहा गया था। ऑब्सोलेसेंस के कारण डेप्रिसिएशन होता है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आगे देखते हैं ऑब्सोलेसेंस की डेफिनेशन। बाय दिस मेथड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द बिगनिंग ईयर्स इज एट अ फास्टर रेट्स। अगर इस विधि से किसी भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन निकाला जाए, ऑब्सोलेसेंस भी एक विधि है डेप्रिसिएशन निकालने की, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर इस विधि से किसी भी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन निकाला जाए, डिक्रीज इन दी वैल्यू निकाली जाए, तो उस प्रॉपर्टी के लाइफ के शुरुआती ईयर्स में डेप्रिसिएशन जो होगा, वो कमी जो आएगी, वैल्यू में कमी जो आएगी, वो उसका जो रेट होगा वो तेज़ होता है। इसलिए लिखा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन द बिगनिंग ईयर्स इज एट फास्टर रेट्स। जो डिक्रीज होगा, उसके मूल्य में जो कमी आएगी, उसकी लाइफ के शुरुआती सालों में तेज़ी से आएगी। वाइल डिक्रीज इन वैल्यू इन द लेटर ईयर्स इज एट स्लोअर रेट। ये एक थ्योरी है, ऑब्सोलेसेंस की एक थ्योरी है, ऐसा कहा जाता है, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रख के समझते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम कि डेप्रिसिएशन निकालना हो अगर हमें ऑब्सोलेसेंस विधि से, तो किसी भी प्रॉपर्टी के, वो प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं एक मकान या बिल्डिंग ही हो, वो प्रॉपर्टी कोई सी मशीन भी हो सकती है, असेट भी हो सकता है, कोई सा भी असेट हो सकता है, आपकी कोई सी भी संपत्ति हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी से यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं समझना है कि बिल्डिंग ही है, एक जनरल टर्म है ऑब्सोलेसेंस। तो ऑब्सोलेसेंस के कारण शुरुआत साल के, उसकी उम्र के शुरुआती सालों में वैल्यू में क्षय जल्दी जल्दी होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा रेट उसका कम हो जाता है। तो ये है ऑब्सोलेसेंस। इसको ध्यान से बार बार सुनिएगा, अपने नोट्स अच्छे से बनाना, फिर इसको लिखना। अगला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिंकिंग फंड। ध्यान से समझिए सिंकिंग फंड को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए या आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आप अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को उतारना सीखें। ध्यान से समझें इसको। अ सिंकिंग फंड इज एन अकाउंट दैट इज यूज्ड टू डिपॉजिट एंड सेव मनी टू रीपे अ डेप्ट और रिप्लेस अ वेस्टिंग असेट इन द फ्यूचर। सबसे पहले दो हिंदी में मैंने यहाँ पे कुछ अर्थ लिखा है। डेप्ट मतलब होता है कर्ज, असेट मतलब होता है संपत्ति। तो इसको आप ऐसे समझें, मान लो आपने कोई 10,000 रुपये की एक कोई भी चीज़ खरीदी, एक कोई भी 10,000 की मशीन खरीदी आपने। आप सबको पता है समय के साथ में उस मशीन की कीमत ख़त्म होगी। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उस मशीन का आप कोई काम की नहीं रहेगी, वो मशीन आपके, और वो मशीन भंगार हो जाएगी। आज ज़ीरो डे पे पहले दिन जब आपने वो मशीन ख़रीदी थी, तो आपको 10,000 रुपये में वो मशीन मिली। लेकिन मान लो उसकी जो उम्र है उस मशीन की, वो है 5 साल। 5 साल बाद वो मशीन एकदम खटारा हो जाएगी, आप उसको भंगार में भी बेचने जाओगे तो आपको 100-200 रुपये भी मिलेगी नहीं, ये मेरे को भी नहीं पता। तो हम क्या सोचते हैं कि आज मेरे को, जो मैंने 10,000 रुपये खर्चा किए थे उस पर्टिकुलर मशीन को ख़रीदने के लिए, कम से कम आज से 5 साल बाद जब वो मेरी मशीन भंगार हो जाए, तब भी मेरे पास 10,000 रुपये रहें। तो मैं क्या करूँगा, हर साल, 5 साल की वो मशीन थी, 5 साल की उसकी लाइफ है, तो मैं क्या करूँगा, हर साल 2,000 रुपये उस मशीन के नाम पे कटौती करके, अपनी इनकम में से कटौती करके कहीं ना कहीं अलग से रख दूंगा, बैंक में रख दूंगा या कहीं भी रख दूंगा। पहले साल मैंने 2,000 रुपये रखे, हो सकता है उसमें मेरे को कुछ ब्याज भी मिले। मान लो ब्याज नहीं मिल रहा है, अभी अपन ऐसा समझते हैं, कहीं पे भी मैंने अलग से मेरे घर पे ही रख दिए। दूसरे साल फिर मैंने कटौती कर करके 2,000 रुपये रखे, तीसरे साल 2,000 रखे, चौथे साल भी 2,000 रखे, और पाँचवें साल भी 2,000 रखे। तो पहले दिन जब वो मैं मशीन लाया था 10,000 रुपये में,
उसको मैंने जितना मेरे को उससे पैसा मुनाफा कमाना था, जो भी मेरे को काम करना था, वो मैं करते चल रहा था उससे, लेकिन उस मशीन की कीमत कहीं ना कहीं गिरते जा रही थी। तो 5 साल बाद मैंने क्या देखा, मेरे पास अभी भी 10,000 रुपये हैं। मैं वही की वही मशीन आज भी नई ला के खरीद सकता हूँ। तो इसलिए बोला जाता है सिंकिंग फंड कुछ नहीं, एक अकाउंट है, फंड है, एक पैसा है जिसको अपन अलग से डिपॉजिट करके रखते हैं, जिस ताकि हमारा पैसा कुछ बचे। क्यों? टू रीपे अ डेप्ट, या तो किसी का कर्ज चुकाने के लिए, या जो भी वेस्टिंग असेट है, असेट मतलब संपत्ति, जैसे आपकी वो मशीन हो गई, इन फ्यूचर में वो मशीन की कीमत ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास कम से कम उतना पैसा तो रहे जितने में मैंने वो मशीन शुरुआत में खरीदी थी। तो उस फंड को बोला जाता है सिंकिंग फंड। तो ये जो 10,000 रुपये आपके 5 साल बाद फिर से आपकी जेब में रहे, हर साल आप 2-2 हज़ार रुपये बचाते जा रहे थे, हो सकता है हर साल का 2,000 को आप और 12 से डिवाइड कर लो कि मैं हर महीने इतने तो बचाऊंगा ही बचाऊंगा, कि 5 साल बाद मेरे पास 10,000 रुपये तो रहे ही रहें। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि भाई हम बैंक में रखेंगे, तो बैंक में रखोगे तो कुछ ना कुछ आपको ब्याज भी मिलेगा। तो कितना पैसे में हर महीने या हर साल बैंक में जमा करूं कि आज से 5 साल बाद मेरे उस बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाएं। इसके न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे आगे। तो ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं सिंकिंग फंड के, और इसको समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, आप बार बार इसको सुने और अपने नोट्स तैयार करें। इन अदर वर्ड्स, इट्स लाइक अ सेविंग अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट ही है ये, दैट यू डिपॉजिट मनी इन रेगुलरली एंड कैन ओनली बी यूज फॉर अ सेट पर्पस। एक सेविंग अकाउंट है जिसमें आप महीने का, सालाना कुछ अमाउंट आपका अलग से रख देंगे, और जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आप उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, फंड का मतलब होता है पैसे। तो सिंकिंग फंड, डूबते हुए पैसे आपको कहीं ना कहीं आपको बचा के रखना है कि भाई कुछ समय बाद हमको अगर एकदम पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे। तो एक सिंकिंग फंड है वो, कि डूब में भी आपको सहारा मिल जाए थोड़ा सा। तो ऐसे आपको इसको समझते हुए अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बार बार सुनिएगा, बुक में पढ़ना, आपको आ जाएगा समझ में। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई भी मशीन खरीदी, तो आपको देखना है कि भाई 1 साल बाद ये मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी। आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, तो भी आप देखते हैं कि हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ गिर जाती है। तो थियोरेटिकली क्या क्या मेथड्स है हमारे सिलेबस में, उसको देख लेते हैं अपन। आज सिर्फ नाम देखना है अपने को, इसके आगे डिटेल में और इसके न्यूमेरिकल जो हैं अपन अगले वीडियो में देखेंगे। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है सिंकिंग फंड मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल भी है, अपन देखेंगे इसको आगे, सिंकिंग फंड मेथड। तीसरा है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड और चौथा है आपका क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें से कुछ मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल भी देखेंगे उसका। बाकी चारों के नाम तो आपको याद रखना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब असाइनमेंट, सिंपल आपको डेप्रिसिएशन जो आप मैंने लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, वो लिखना है। डिफाइन डेप्रिसिएशन, डिफाइन सिंकिंग फंड। अब इसमें मैंने फॉर्मूला आपको आज नहीं बताया, लेकिन ये आपका एक होमवर्क है, आपको फॉर्मूला नेट पे या किसी बुक में ढूंढना है कि सिंकिंग फंड का क्या फॉर्मूला होता है। डेफिनेशन तो मैंने समझा दी है, तो पूरा लिखें फॉर्मूले के साथ में। डिफाइन ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस को परिभाषित करें। और एनलिस्ट दी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की जो मैंने 4 मेथड्स बताई है, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं आपको, बाकी डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, कल जो लेक्चर के आपने असाइनमेंट सबमिट किए उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट देखे हैं। किसी किसी ने तो काफ़ी अच्छा लिखा है, लेकिन किसी किसी ने बस मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसको पॉज पॉज करके वही लिख दिया है। ऐसे नहीं करना है, आप अपनी भाषा में उसको थोड़ा सा लिखें, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज़ करें जो एग्ज़ाम में आप लिख पाए। क्योंकि अभी तो आपने असाइनमेंट सबमिट करने के हिसाब से सिर्फ कॉपी करके लिख दिया उसको, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, रट्टा मार के लिखोगे या तो इसलिए अपने वर्ड्स में थोड़ा जाए। किसी किसी लोगों ने बहुत अच्छे से भी लिखा है, पेज पे भर भर के लिखा हुआ है, तो अच्छे से एग्ज़ाम के हिसाब से नोट्स तैयार करके लिखें। और एक और चीज़, कोई भी असाइनमेंट जेपीजी फॉर्मेट में सबमिट ना करें गूगल क्लासरूम पे, काफ़ी टाइम लग रहा है उसको डाउनलोड होने में। पीडीएफ बनाएं आप लोग, क्योंकि आप लोग अलग अलग इमेज खींचते हैं, फिर 4 4 इमेज वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आप पीडीएफ बनाना सीखें, कैम स्कैनर आपके मोबाइल में डाउनलोड करें, आपके दोस्तों से पूछें, आपको समझ में आ जाएगा जिन लोगों को नहीं आ रहा है। और पीडीएफ बना के ही गूगल क्लासरूम में इस लेक्चर के असाइनमेंट सबमिट करें। कुछ भी डाउट आए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं।
चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर सीरीज़ में। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो कोई भी उसे मिस ना करें और ध्यान से मन लगा के इतना पढ़ें जो भी 2 लेक्चर अभी तक हो गए हैं, क्योंकि वो 2 लेक्चर अगर आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल्स आगे के समझ में आएंगे। न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और काफ़ी आसान है न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए, थैंक यू।